अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। तो हमने इसका चैप्टर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ करवाए थे। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवालात का आधा। तो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बुक के ऊपर ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। बुक के अंदर ही इसके आंसर होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़। तो ये हमारे पास इसकी तारीफ़ देखें तो हमारे पास पीछे दी हुई है पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर देखें, इसकी तारीफ़ हमें दी हुई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। तो ये हमारे पास उसने पूछा था से क्या मुराद है, तो ये आप इसकी तारीफ़ लिख दें। उसके बाद हमारे पास है जी, कहते हैं एक जिस्म के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में पैदा करने के लिए लाजमी शराइत कौन सी हैं? तो शराइत हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। ये देखें हमारे पास ये ज़रूरी शराइत कौन सी है? जो जिस्म जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा करता है, इसके लिए 4 लाजमी शराइत हैं। वाइब्रेट करने वाले जिस्म में सिस्टम में इनर्शिया की मौजूदगी ज़रूरी है। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का लॉन्ग क्वेश्चन और बाल और बाउल सिस्टम और सादा पेंडुलम का मोशन हमने पढ़ा था लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो ये हमारे पास क्या कहता था, उसमें हमने इनर्शिया को भी लागू होना ज़रूरी समझा था कि इनर्शिया भी हमारे पास उसमें वर्क करता था, काम करता था, और का कानून भी लागू होना ज़रूरी था। उसके बाद इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का काम भी होता था और बे फ्रिक्शन भी होती थी हमारे पास। तो वाइब्रेट करने वाले सिस्टम पर होके कानून का लागू होना ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास शर्त इसकी ये है। तीसरी हमारे पास शर्त है वाइब्रेट करने वाले सिस्टम में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की मौजूदगी ज़रूरी है। चौथी हमारे पास वाइब्रेट करने वाले सिस्टम को बेफ्रिक्शन होना ज़रूरी है। ये हमारे पास की 4 शराइत हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इधर से नोट कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लें तो ये बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास इसका सवाल नंबर 2, रोज़मर्रा ज़िंदगी इससे मोशन की ऐसी मिसालें बताएं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात रखती हैं। तो इसको आप ये बुक के ऊपर ही हमारे पास इसकी खसूसियात, अब कुछ बच्चे इसका आंसर क्या देते हैं जी, कुछ बच्चे इसका खसूसियात देखते हैं तो फ़ौरन से लिखते हैं, नीचे लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात और फ़ौरन से खसूसियात लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप लोग गलत करते हैं। उसने पूछा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोशन की ऐसी मिसालें, मीन वो मिसालें पूछ रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रखती हैं। तो ये पेज नंबर 2 के ऊपर उसने दी हुई हैं हमें मिसालें। ये देखते हैं हम कौन सी हैं। ये देखें हमारे पास स्प्रिंग से बंधे हुए मास की बेफ्रिक्शन उफ़की सतह पर मोशन, एक मिसाल ये है। दूसरी बाउल के अंदर पड़े हुए बाल की मोशन, दूसरी हमारे पास मिसाल ये है। और रस्सी से बंधी हुई गोली बॉब की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेनी है मिसालें इसकी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3, डैम ऑसिलेशन से क्या मुराद है? वजाहत करें कि डैम्पिंग ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को बतदरीज कैसे काम करती है। पेज नंबर 7 के ऊपर आए तो हमारे पास ये इसका आंसर दिया हुआ है, पेज नंबर 7। तो ये देखिए डैम ऑसिलेशन से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ लिखे। किसी मज़ामती फ़ोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशन को डैम ऑसिलेशन कहा जाता है। ये पहले क्या मुराद है ये लिखना, उसके बाद आप लोगों ने बतदरीज कैसे काम करती है ये आप लोग स्टार से भी लिख सकते हैं, इधर से लेके किसी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में रिस्टोरिंग फोर्स के ज़ेर असर जिसाम की वाइब्रेटरी मोशन लामहदूद वक़्त तक जारी रहती है। अमली तौर पर फ्रिक्शन की फ़ोर्स जिसाम की मोशन को ऐसा कर देती है जिसकी वजह से वो लामहदूद वक़्त तक अपनी मोशन को जारी नहीं रख सकते। वक़्त के साथ फ्रिक्शन जिसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और इनकी इसी तरह की मोशन डैम मोशन कहलाती है। यह डैम्पिंग मोशन एम्पलीट्यूड को बतदरीज कम कर देती है। अगर आप लोग बेस्ट आंसर लिखना चाहते हो तो इधर से लेके इधर तक भी लिख सकते हैं। अगर इधर से इधर तक नहीं याद हो रहा तो आप लोग इधर से इधर तक भी कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को पूरे नंबर भी दिए जाएंगे। वक़्त के साथ फ्रिक्शन जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और इनकी इसी तरह की मोशन को डैम मोशन कहलाती है। ये डैम्पिंग मोशन एम्पलीट्यूड को बतदरीज कम कर देती है। ये हमारे पास इसका आंसर था। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4, वेव को आप कैसे बयान कर सकते हैं? मेन वेव मोशन की तारीफ़ करें। मैकेनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। हर एक की मिसाल भी देनी है हमने। तो ये हमारे पास पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर है। ये हमारे पास पेज नंबर 8 है, वेव मोशन। तो वेव मोशन की तारीफ़ हमने पढ़ी थी, हमारे पास क्या थी, किसी वेव के किसी वास्ते या मीडियम में पैदा शुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मतवातर वाइब्रेटरी मोशन करती हैं। ये हमारे पास इसकी वेव मोशन की तारीफ़ आ गई कि मीन वेव को आप कैसे बयान कर सकते हैं। इधर से ये आप लोगों ने, उसके बाद उसने पूछा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान फ़र्क मिसालों से लिखें। तो ये इसके 2 अक़साम होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव कौन सी वेव है जी? ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल वेव कहलाती है पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव। साउंड वेव, डोरी और स्प्रिंग में पैदाशुदा वेव, ये इसकी मिसालें हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। इसकी मिसालें हमारे पास रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज, हरारत और रोशनी की वेव, ये हमारे पास इसकी मिसालें हैं। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव के दरमियान फ़र्क की मौजू मिसालों के साथ बयान करें। मीन इसका फ़र्क हमने बताना है, मिसालों के साथ वजाहत करनी है। पेज नंबर 9, 10 और 11 के ऊपर आए। ये हमारे पास है पेज नंबर 9। इसकी मैकेनिकल वेव की दो अक़साम होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तारीफ़ हमारे पास क्या जी? ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के मुतवाज़ी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास क्या है जी? साउंड वेव। आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो मिसाल आप लोगों ने देनी है वो आप लोगों ने देनी है मैकेनिकल वेव की मिसाल। जो भी मैकेनिकल वेव में मिसालें होंगी वो आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव में मिसालें दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफ़र वेव की मिसाल। तो ट्रांसफ़र वेव की हमारे पास मिसाल कौन सी? ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमुदन मीन परपेंडिकुलर होती है, ट्रांसफ़र वेव कहलाती है। तो मिसाल इसके हमारे पास क्या आएगी? रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज, हरारत और रोशनी की वेव, ये इसकी मिसालें आ जाएंगी हमारे पास। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसालें थी वही हमारे पास ये मिसालें आ जाएंगी ट्रांसफ़र वेव में। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 6। ऐसे ट्रांसफ़र वेव तश्कील दें जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर और वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर हो। निज़ा वेव के क्रस्ट और ट्रफ को लेबल करें। मीन इसको हमने एक डायग्राम्स के ज़रिए, टेबल के ज़रिए हमने समझना इसको। तो ये हमारे पास शायद ही देखें, हमारे पास ये सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दरमियान में हमारे पास क्या होता है? 0, ऊपर 1 2 3, नीचे हमारे पास 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी? एम्पलीट्यूड। उसने कहा कि एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या? 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर का ये क्रस्ट, नीचे फिर ट्रफ, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास इसका और एम्पलीट्यूड इधर से लेके इधर का जो डिस्टेंस होता है ना, वस्ती पोजीशन से लेके इंतहाई पोजीशन तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है जी? 2 सेंटीमीटर उसने कहा। ये देखिए 2 सेंटीमीटर, ये हमने इधर 2 सेंटीमीटर की बनाई, हमने तश्कील दी, हमारे पास ये वेव बन गई। उसके बाद उसने कहा लेंथ, मीन वेव लेंथ, ये इधर से लेके इधर तक हमारे पास फासला क्या है? 4 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर में आप लोगों ने ये डायग्राम बना देनी है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कहता है वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान तल्लुक की मसावत अख़ज़ करें। वेव की स्पीड का मुतालिक फार्मूला लिखें जिसमें टाइम पीरियड और वेवलेंथ का जिक्र किया। ये मैंने आप लोगों को पीछे करवाया हुआ है, पेज नंबर 12 पे आए तो हमारे पास ये दिया हुआ है। ये देखें, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान तल्लुक को क्या कहते थे? हम वेव की मसावत कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से ऊपर लिख देंगे तो चेक करने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि वो आप लोगों को बेस्ट नंबर देगा, अच्छे नंबर देगा, पूरे के पूरे 2 नंबर देगा। तो अब आप लोगों ने इधर से स्टार्ट करना है। वेव मीडियम में पैदा शुद्ध होने वाले खलल को पैदा होने वाले एक खलल है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। इस खलल को वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी कहा जाता है, जिसकी हिसाबी तौर पर तारीफ यूँ की जाती है। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? फासला बटे वक्त। तो v इज इक्वल टू डी बटे टी, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि वो कहता है टी के मसावी सिर्फ करता है वक्त करता है फ़ायदा फासला किसके बराबर है? लैम्डा के। मीन उसने डिस्टेंस को किसके बराबर दिया? डी किसके बराबर आ गया जी? लैम्डा के। तो ये हमने इसमें पुट किया v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। तो 1/t हमारे पास किसके बराबर होता है? f के। तो इसको साइड पे करके लिखें ऐसे, v इज इक्वल टू लैम्डा को बाहर लें, 1/t को लिखें तो 1/t किसके बराबर है? f के। तो हमने क्या किया? इधर f की कीमत पुट कर दी। तो 1/t की कीमत हमारे पास क्या है? लैम्डा। ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो इधर तक आप लोगों ने ये लिखना है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि साबित करें, सिंपल, v इज इक्वल टू f लैम्डा। तब भी आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक ही करना है, यही आंसर होगा इसका, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये हमारे पास था सवाल नंबर 7। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 8। वेव से मुराद मादा को मुंतकिल किए बगैर एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। इस जुमले में किसी सादा तजर्बे की मदद से तस्दीक करें। ये हमारे पास पेज नंबर 11 के ऊपर आंसर इसका दिया हुआ है। ये देखें, सरगर्मी नंबर 10.3, ये इसका आंसर है। उसने सवाल क्या किया? सवाल को दोबारा देखें तो आप लोग सवाल को समझे। हम वो कह रहा है वेव से मुराद मुंतकिल शुद्ध, वेव से मुराद मादा को मुंतकिल किए बगैर एनर्जी का एक जगह से वेव क्या करता था? एनर्जी को ट्रांसफ़र करता था।
तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता था, मादा को मुंतकिल भी, आई मीन मादा को हमने ट्रांसफ़र नहीं करना। ये वेव को एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो तरीके मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो चेक करें तो उसमें बताया हुआ है मैंने कि आप लोग वेव को मुंतकिल करने, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास था वेव जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दूसरा हमारे पास था मैटर, मादा के ज़रिए। तो मैटर क्या करता था, एनर्जी के साथ मादा भी ट्रांसफ़र कर देता था। मीन जैसे हम एक गोली से फायर किया तो हम उसको गोली को फायर करेंगे तो हमारे पास जो गोली है वो एक मादा है, मैटर है, वो जगह भी रखती है और मास भी रखती है और जगह भी घेरती है। तो इसको हम जो जगह रखे और मास घेरे, हम उसको क्या, जिसका कुछ वज़न और मास भी जगह भी घेरती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। तो वो साथ में गोली भी की जाके किसी दीवार के साथ हिट होती है, जब गन से फायर होता है तो हमारे पास गोली दीवार के साथ लगती है तो उसने उधर जाके एनर्जी तो ट्रांसफ़र हुई है। जब वो उसने दीवार को तोड़ फोड़ किया तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो उसके बाद उसने क्या किया, उधर जाके मादा भी ट्रांसफ़र हो, क्यों, गोली एक मादा है तो वो भी उधर जाके ट्रांसफ़र हो गई। उसने कहा इधर हमने ऐसे तजर्बे से साबित करना है कि सिर्फ मुंतकिल मादा ट्रांसफ़र ना हो, एनर्जी ट्रांसफ़र हो। तो ये देखें, अगर हम पानी के एक जोहर में एक पत्थर फेंकें तो पानी की सतह पर वेव पैदा होती है जो पत्थर की जगह से बाहर की तरफ मोशन करती हैं शक्ल में। ये देखें, उसने ये शक्ल दिखाई, उसने कहा कि इसमें हमने पत्थर फेंका पानी में, या कह लें कि समुंदर है या नहर है, किसी में, या किसी में भी हमने पानी में पत्थर फेंका तो हमारे पास ऐसी वेव पैदा होती हैं। तो ये वेव पैदा होती हैं। अब पत्थर से कुछ फासले पर एक कार्क रखें। ये जो उसने कार्क रखा हुआ है, ये उसने एक कार्क रखा हुआ है, कागज़ का टुकड़ा कह रही हैं या कुछ भी, रबड़ का टुकड़ा कह रहे हैं, उसने कार्क रखा है। वेव जब कार्क तक पहुंचती हैं, वो जब वेव ट्रांसफ़र होती हुई पहुंचती हैं तो ये वेव की एनर्जी की वजह से पानी के ज़र्रात के साथ ऊपर नीचे मोशन करता है। अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर ही वो मोशन करेगा, वो नहीं आगे ट्रांसफ़र होगा। कार का जो टुकड़ा है वो अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर नीचे मोशन करेगा। इस सरगर्मी से ज़ाहिर होता है कि पानी की, आप लोग इधर लिखेंगे, इस तजर्बे से ज़ाहिर होता है कि पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव भी दूसरी वेव की तरह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, जबकि इस दौरान मीडियम यानी पानी के ज़रात अपनी जगह से मुंतकिल नहीं होते। मीन इसके अंदर जो पानी के अंदर मालिक्यूल्स पैदा हो रहे हैं, जब हम इसके अंदर पत्थर फेंका तो ये पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। पानी की नीचे सतह के ऊपर या नीचे हमारे पास इसके मालिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे। वो अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर ही ऊपर नीचे मोशन करेंगे, वो आगे पीछे मूव नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वेव पैदा होगी, वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। पे शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल नंबर 8 का इधर से लेके इधर तक, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 9। वो कहता है रिपल टैंक तजर्बे की रूह से मदर्ज झैल वेव की खसूसियात की वजाहत करें। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन इसमें लिखते हैं आप लोग। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आप लोग देखें तो हमारे पास क्या, जब वेव एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है। ये हमारे पास एक मीडियम से गुजरती है, दूसरी मीडियम से सतह से टकरा रही है। रुकावट रखी हुई है हमने रिपल टैंक में, तो इसके सतह से टकराती है तो क्या कहती है कि तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। ये देखिए, पहले मीडियम में वापस लौट रही है, तो वापस लौट रही है। तो आगे उसने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हम आई से ज़ाहिर करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से ज़ाहिर करते हैं के बराबर होता है। वेव के इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन की तारीफ। उसके बाद रिफ्रैक्शन पूछा उसने, तो वेव के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए वेव की सिमत तब्दील करने के अमल को वेव की रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये देखिए, गहरे पानी से जब वेव आ रही थी तो दूसरी कम गहरे पानी में आएगी तो वेव की मोशन की सिमत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे हमारे पास है डिफ्रैक्शन। वेव के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाना या फैल जाने के अमल को डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारे पास इसकी तारीफ है। उसके बाद हमारे पास है जी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ भी बढ़ती है? अगर नहीं तो ये मिकदारें आपस में किस तरह मरतूब होती हैं? तो इसको हम देखते हैं। इसका आंसर बुक के ऊपर नहीं है तो ये आप लोग इधर से कर लें। हमारे पास है फ्रीक्वेंसी किसी वेव के किसी एक नुक्ता पर 1 सेकंड में जितनी वेव क्रस्ट या ट्रफ गुजरें तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसके आगे हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। किसी वेव के क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहा जाता है। इसका ताल्लुक वेव की मसावात से देखा जाएगा, v=f लैम्डा। तो इस मसावात से ये वाज़ा होता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हासिल ज़रूर स्पीड के बराबर होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ की कम हो जाएगी। कहता है अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, अगर हम वेवलेंथ बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मीन इसका रिलेशन क्या आ रहा है, इन्वर्सिल प्रोपोर्शन। वेलोसिटी किसके, वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ रहा है, लैम्डा का रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमने क्या निकालना है, लैम्डा, लैम्डा इधर रहेगा तो v इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये देखिए v ओवर f, तो वेलोसिटी लैम्डा का रिलेशन हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स। तो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। आज के लिए हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, उसके बाद हम आगे वाले देखेंगे आला तसव्वुराती सवाल। ये हमारे पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। इनमें से बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन इन 5 में से लाजमी आता होता है। तो ये आप लोगों ने, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को करवा दूँगा। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।